अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और अपने एमडी कैट की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे, मंजिल सीरीज के एक नए चैप्टर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ मैं और मेरी टीम आपके एमडी कैट की प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए, चार चांद लगाने के लिए और तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए हाजिर है। मेरा बेटा, आपको जो ये वन शॉट लेक्चर की सीरीज दी जा रही है, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट आप किस तरह से उठा सकते हैं। नंबर एक, लेक्चर को तरीके से फोकस के साथ सारी नोटिफिकेशंस को ऑफ करके तमीज से देखो एक सेटिंग में। लेक्चर के प्रॉपर नोट्स बनाओ, जिन क्वेश्चन को टीचर दौरान लेक्चर सॉल्व कर रहे हैं उनको देखो और खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इससे आपको पता चलेगा कि आपके खुद के कॉन्सेप्ट्स कितने बेहतर होते जा रहे हैं। साथ ही साथ आपके जितने ऐसे दोस्त हैं जिनका आपको पता है कि उनका बैकलॉग जमा होता जा रहा है और उनका कोर्स मुकम्मल नहीं हुआ, उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई, उनको लाजमी इन वन शॉट लेक्चर्स को देखने के लिए रिकमेंड करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। साथ ही साथ मैंने मेक श्योर किया है कि मैं और मेरी टीम के जितने टीम मेंबर्स हैं वो आपको इस वन शॉट लेक्चर में हर वो चीज कवर कराएं जो पीएमडीसी का एमडी कैट क्रैक करने के लिए जरूरी है। ना तो पीएमडीसी के सिलेबस से बाहर जाके कोई एक्स्ट्रा पढ़ाया जाए, ना पीएमडीसी के सिलेबस में रहते हुए कोई चीज कम की जाए। तो ये जो वन शॉट लेक्चर हैं, ये आइडियल, डेडिकेटेड, टारगेट ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं एमडी कैट 2026 को क्रैक करने के लिए। मेरा बेटा, ये वही पूरी की पूरी टीचिंग टीम है जिसने जस्ट लास्ट ईयर 2025 में 220 से ज्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करे हैं इस फिजिकोमैटिक्स के प्लेटफॉर्म से, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अगर मैं आपको शो करूंगा तो मेरे बच्चे, ये सारे के सारे वो रिजल्ट्स हैं जो इसी टीम ने प्रोड्यूस किए हैं, जो आपको मंजिल सीरीज के अंदर वन शॉट लेक्चर्स दे रही है। आप देखोगे तो इसके अंदर आपको जैसे ये सैयद महमूद नजर आ रहा है जिसकी सिंध के अंदर पहली पोजीशन थी, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स आपको इसमें नजर आ रहे हैं। दादू में पोजीशन, मिटियारी की पोजीशन, सांगड़, सखर, ठट्टा, टंडो मोहम्मद खान, ये सारी पोजीशंस आपको नजर आएंगी physicomatic.com के रिजल्ट वाले सेक्शन के ऊपर। उमरकोट, कराची, नौशेरो फिरोज, सांगड़, लाइन से मेरा बेटा आप देखते चले जाओगे। ये टोटल आपके पास कोई 200 के करीब डॉक्टर्स हैं, 220 के करीब डॉक्टर्स हैं जिनकी आपको तस्वीरें यहां पे नजर आ रही होंगी। तो मेरे बच्चे, यही पूरी टीम आपको भी एमडी कैट की प्रिपरेशन करा रही है और जिस तरह से आपको एमडी कैट की प्रिपरेशन कराई जानी चाहिए बिल्कुल वैसे ही आपको लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं। तो अब आपके पास कोई भी लूप होल नहीं होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए कि हमारे एमडी कैट के अंदर अच्छे नंबर क्यों नहीं आए। तो उम्मीद है आप अपनी बहुत अच्छे से तैयारी करोगे और बहुत अच्छा एमडी कैट का स्कोर लेकर आओगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो वन शॉट लेक्चर सीरीज के अंदर आज हम जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। इस चैप्टर का नाम जो है दैट इज रेस्पायरेशन। तो एक छोटा सा चैप्टर होगा, कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द इसको कंप्लीट करें और इसके मेन कॉन्सेप्ट जो है हमने उसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि व्हाट इज रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या है? अगर हम इसको डिफाइन करना जाएं बच्चों, तो रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में फूड मौजूद है। क्लियर? अब क्या होता है, इस फूड को तोड़ा जाता है और इस फूड को तोड़ने के बाद एनर्जी बनाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसका मतलब जो भी फूड आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है उस फूड को तोड़ा जाएगा, मेटाबोलाइज किया जाएगा और उस फूड को तोड़ने के बाद एनर्जी बनाई जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? रेस्पायरेशन। बच्चों याद रखो, रेस्पायरेशन और एक टर्म होती है ब्रीथिंग, इन दोनों में फर्क है। ब्रीथिंग क्या है? हम ब्रीथिंग को कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें आप एयर को लंग्स के अंदर यानी कि बॉडी के अंदर मूव करवा रहे हो और बॉडी से बाहर मूव करवा रहे हो। इन शॉर्ट, आप इनहेल कर रहे हो और आप एक्सहेल कर रहे हो। तो ऐसा मैकेनिकल प्रोसेस जिसमें आप गैसेस को बॉडी के इनसाइड या बॉडी के आउटसाइड मूव करवाते हो, ऐसे मैकेनिकल प्रोसेस को हम ब्रीथिंग का नाम देते हैं, जिसका सेकंड नेम होता है वेंटिलेशन। इसको हम ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं और इसका
सेकंड नेम क्या है, वेंटिलेशन। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे याद रखनी है। जबकि रेस्पिरेशन क्या है कि ब्रीथिंग के वक्त जब ऑक्सीजन या एयर बॉडी के अंदर मूव कर रही है तो फूड को ऑक्सीडाइज करवाया जाता है, फूड को तोड़ा जाता है और एनर्जी बनाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है बच्चों, रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज ब्रीथिंग। तो यहाँ पे भी देख लो रेस्पिरेशन क्या है, ये एक ऐसा सेलुलर और मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ रही है और इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करवाया जा रहा है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। सिंपल, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके फूड को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और ऑक्सीडाइज करने के बाद एनर्जी बनाई जा रही है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, रेस्पिरेशन। क्लियर है। अब देखो ब्रीथिंग या वेंटिलेशन की बात करें तो ये क्या, ये एक ऐसा मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें एयर जो है वो बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड मूव कर रही है, मतलब एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर आ रही है और बॉडी से एनवायरनमेंट में वापस जा रही है। तो ऐसे मैकेनिकल प्रोसेस को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर ब्रीथिंग और वेंटिलेशन का नाम दे रहे होते हैं। अगर मैं इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करूं तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ब्लड है और फॉर एग्जाम्पल ये आपके बॉडी टिश्यूज हैं। क्लियर है। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप देख रहे हो कि ब्लड से ऑक्सीजन निकल के टिश्यूज के अंदर मूव कर रही है, टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के ब्लड के अंदर मूव कर रही है। तो दैट इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन और इसी प्रोसेस को आप गैसियस एक्सचेंज का नाम भी दे सकते हो, जिसमें आप देख रहे हो कि गैसेस एक्सचेंज हो रही है। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे याद रखनी है। बात समझ आ गई। और सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो एट द लेवल ऑफ सेल हो रहा है। क्लियर है। सेल में फूड को तोड़ा जा रहा है, एनर्जी बनाई जा रही है एटीपी की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, रेस्पिरेशन। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे याद रखनी है अच्छे से। जैसे अगर हम इसकी इक्वेशन भी बनाना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव फूड, इस फूड को ऑक्सीडाइज करवाया जाएगा और ऑक्सीडाइज करवाने के बाद एटीपी बनेगा। एटीपी के साथ आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होगी और साथ साथ यहाँ पे वाटर भी रिलीज होगा। तो ऐसे प्रोसेस को हमने यहाँ पे नाम दे दिया रेस्पिरेशन। और इसमें आप देख रहे हो कि फूड की ब्रेकडाउन हो रही है, तो फूड की ब्रेकडाउन की वजह से हम इसको नाम देते हैं कि ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें फूड को तोड़ के एनर्जी बनाई जा रही है। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो इस पहली स्लाइड से आपको रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग या वेंटिलेशन में जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर। आगे मूव करते हैं तो आगे हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी सरफेस, कि हमारी बॉडी में ऐसी कौन सा पार्ट है, ऐसी कौन सी सरफेस है जो रेस्पिरेशन के तौर पे काम कर रही है, जिसको हम रेस्पिरेटरी सरफेस का नाम दे सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट जहां पे गैसेस एक्सचेंज कर रही हैं। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है कि हमारे पास जो ऐसी सरफेस बॉडी के अंदर जो डिफ्यूजन करवा रही है, जो गैसेस को मूव करवा रही है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको हम रेस्पिरेटरी सरफेस का नाम दे रहे हैं। और हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो आपके पास क्या है, आपके एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है बच्चों, एल्वियोलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। बात समझ आ रही है। जैसे नेफ्रॉन्स की बात करते हैं तो वो किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं, ब्रेन की बात करते हैं तो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे पास। और अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो उसके अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, एल्वियोलाई। इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि एल्वियोलाई कहां पे होते हैं। अभी हम जनरल बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एल्वियोलाई। तो ये आपके पास बच्चों क्या है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है और एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है। इस थैलीनुमा स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है बच्चों, एल्वियोलाई। अब होता क्या है, इस एल्वियोलाई के पास यहां पे होती है ब्लड कैपिलरीज। सो दिस इज अ ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी है और इस ब्लड कैपिलरी ने एल्वियोलाई को यूं सराउंड किया हुआ है। क्लियर। ये ब्लड कैपिलरी और इस ब्लड कैपिलरी ने यहां पे एल्वियोलाई को यूं सराउंड किया हुआ है। और इस ब्लड कैपिलरी को पल्मोनरी कैविटी का नाम देते हैं क्योंकि लंग्स के अंदर पाई जा रही है। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, पल्मोनरी कैविटी। सिंपल सी बात होगी। क्लियर। अब क्या है कि इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट बच्चों कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है। तो होता क्या है, इस एल्वियोलाई के अंदर क्या आती है बच्चों, एयर। ये हमारे पास क्या आ रही है, एयर। और एयर के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है।
तो सिंपल सा यहाँ पे बच्चों कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर आप देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड कम यहाँ पर है एल्विलाई के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इस ब्लड के अंदर है, तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट लगेगा और कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्विलाई एंड ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम द एल्विलाई इनटू द ब्लड। ये सिंपल खुद ब खुद मूवमेंट हो रही है, तो इसको हम पैसिव मूवमेंट का नाम देते हैं, विदाउट एनर्जी। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रही है यहाँ पे गैसेस की, विदाउट एनर्जी हो रही है, और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है बच्चों, डिफ्यूजन। क्या नाम होता है, डिफ्यूजन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे गैसेस डिफ्यूज कर रही हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर रही हैं। तो ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है बच्चों, ये एल्व्यूलाई और इस पल्मोनरी कैपिलरी, इस ब्लड कैपिलरी के दरमियान हो रहा है, तभी हम एल्व्यूलाई को नाम देते हैं कि एल्व्यूलाई एक रेस्पिरेटरी सरफेस है। बात समझ आ रही? तो एल्विलाई एक रेस्पिरेटरी सरफेस है। अगर हम बात करते हैं एयर की, तो एयर जो है वो हमारी नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई से पास होते हुए फिर एल्विलाई के अंदर पहुंचती है। तो हमारे पास नोज रेस्पिरेटरी सरफेस क्यों नहीं है, फेरिंग्स रेस्पिरेटरी सरफेस क्यों नहीं है, लैरिंग्स रेस्पिरेटरी सरफेस क्यों नहीं है? हमने सिर्फ एल्विलाई को ही क्यों कहा कि यही हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, यहाँ पे हमारे पास डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में यहाँ पे मूव कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है। अब कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस है, जैसे एल्विलाई की बात की, तो इसको रेस्पिरेटरी सरफेस कहने की कुछ वजूहात होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमारी बॉडी में अगर एल्विलाई एक रेस्पिरेटरी सरफेस है, तो ये रेस्पिरेटरी सरफेस क्यों कहलाती है? क्योंकि इसके पास कुछ इसकी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। अब हम एक एक करके उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो लार्ज सरफेस एरिया। हमारे दोनों लंग्स के अंदर जितने भी एल्विलाई हैं, इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है। अगर इनके तमाम एरिया को, जितने भी एल्विलाई हैं, इनके तमाम एरिया को कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन एक टेनिस कोर्ट के बराबर बनता है। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब हमारी बॉडी में लंग्स के अंदर इतना बड़ा एरिया है, टेनिस कोर्ट के बराबर एरिया है, जो फोल्डिंग की फॉर्म में, जो सैग की फॉर्म में हमारे दोनों लंग्स के अंदर मौजूद है। दैट इज नोन एज एल्विलाई। आप ये देख रहे हो ना, ये एल्विलाई, ये फोल्डिंग्स कितनी सारी हुई हैं, उसको एक को बड़ा करके दिखाया तो दिस इज द एल्विलाई। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे याद रखनी कि एल्विलाई ही क्यों रेस्पिरेटरी सरफेस हम कहते हैं इसको रेस्पिरेटरी सरफेस, क्योंकि इसके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया, उतनी ज्यादा गैसेस अच्छी तरीके से डिफ्यूज करेंगी। तो ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। दूसरा क्या होता है कि इसकी मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा थिन होती है। अब देखो सिंपल सी बात है, वापस इस कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। अगर ये जो एल्विलाई की मेम्ब्रेन है ये बहुत ज्यादा थिक होती, थिक का मतलब गाढ़ी होती, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में मुश्किल पेश आती, क्योंकि एक लार्ज बड़ी मेम्ब्रेन है, थिक मेम्ब्रेन है, उसको पास करने में टाइम लगता, रेजिस्टेंस आती, रुकावट आती। तो हमारे पास जो एल्विलाई है इसकी मेम्ब्रेन थिक नहीं होती, इसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है बच्चों, थिन मेम्ब्रेन होती है, पतली सी मेम्ब्रेन होती है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से मूव कर पाते हैं, डिफ्यूज कर पाते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि मेम्ब्रेन का थिन होना, और एल्विलाई के पास जो मेम्ब्रेन है बच्चों वो थिन होती है। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सही है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट होना चाहिए। अगर हम एल्विलाई की बात करें तो एल्विलाई के अंदर मॉइस्ट एनवायरनमेंट मौजूद होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और आसानी से मूव कर जाती है, क्योंकि दे बोथ आर वाटर सॉल्युबल गैसेस। ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी दोनों वाटर सॉल्युबल गैसेस हैं। तो आसानी से ये हमारे पास डिफ्यूज कर जाती हैं फ्रॉम द एल्विलाई इनटू द ब्लड स्ट्रीम और फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द एल्विलाई। सिंपल सी बात ये याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें तो हाई वेस्कुलैरिटी, मतलब अगर हम एल्विलाई की बात करें तो उसके पास हाई वेस्कुलैरिटी है, मतलब डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज पाई जा रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा ब्लड एल्विलाई के पास आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड आएगा, ज्यादा ऑक्सीजन लेके आएगा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में ट्रांसपोर्ट होंगे, डिफ्यूज होंगे फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्विलाई और फ्रॉम द एल्विलाई इनटू द ब्लड। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। पांचवी चीज क्या है, परमिएबिलिटी। अब एल्विलाई की जो वॉल है ना, ये वॉल, दिस वॉल इज परमिएबल, दिस वॉल इज परमिएबल। अगर ये वॉल ही परमिएबल नहीं होती तो क्या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कर पाते, डिफ्यूज कर पाते? नहीं। तो वॉल की परमिएबिलिटी जरूरी है। तो जो एल्विलाई की वॉल है ये परमिएबल होती है गैसेस के लिए, तभी तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं। तभी तो हम एल्विलाई को नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या, रेस्पिरेटरी सरफेस है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे सर्फेक्टेंट की सिक्रीशंस होती हैं। अब सर्फेक्टेंट क्या करता है, सर्फेक्टेंट जो है वो एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। एल्वियोलाई के अंदर जो प्रेशर पैदा हो रहा है, जो फ्रिक्शन पैदा हो रही है, इसको रिड्यूस करता है और इसको कोलैप्स होने से बचाता है। कौन? सर्फेक्टेंट, जिसको हम लंग सर्फेक्टेंट का नाम दे रहे हैं। तो ये सर्फेक्टेंट भी इस एल्वियोलाई के पास मौजूद होता है, इस एल्वियोलाई में पाया जा रहा होता है। तो हमारे पास अभी हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास सिर्फ एल्वियोलाई को ही हमने रेस्पिरेटरी सरफेस का नाम क्यों दिया? वो ये 6 प्रॉपर्टीज हैं कि लार्ज सरफेस एरिया है, थिन मेम्ब्रेन है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, डेंस ब्लड कैपिलरीज है, परमेबिलिटी है और लंग सर्फेक्टेंट मौजूद है जो वहां पे एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचा रहा है। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। बात समझ आ गई? तो अभी तक हमने रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, क्या फर्क है उसको डिस्कस किया। उसके बाद कौन हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस है और उसको हमने रेस्पिरेटरी सरफेस का नाम क्यों दिया है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये तमाम बेसिक चीजें हमने अच्छे से कवर कर ली। नाउ अब हमने क्या स्टार्ट करना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब हमने मेन पूरा सिस्टम स्टार्ट करना है जिसका नाम हमारे पास क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरा एक ट्रैक बनता है जो स्टार्ट कहां से होता है। सबसे पहले हमारे पास आती है नेजल कैविटी, क्लियर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आती है ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। ये आती है हमारे पास एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स ना, जहां से एयर एंटर करती है बॉडी के अंदर। तो दीज आर द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। तो दिस इज नंबर 1, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। फिर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के बाद हम नोज के अंदर एंटर कर जाते हैं, दैट इज नंबर 2, नेजल कैविटी। तो फर्स्ट एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, देन वी हैव द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद हमारे पास जो ये थ्रोट वाला रीजन आता है, दैट इज कॉल्ड द फेरिंग्स। तो हमारे पास ये थर्ड पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड द फेरिंग्स। देन हमारे पास आता है फोर्थ पार्ट, दैट इज कॉल्ड द लैरिंग्स। फिर फोर्थ पार्ट के बाद हमारे पास यहाँ पर आती है विंड पाइप, एंड दैट विंड पाइप इज कॉल्ड ट्रैकिया, दैट इज द फिफ्थ पार्ट, ट्रैकिया। फिर ट्रैकिया जो है वो सेंटर ऑफ द चेस्ट में 2 पाइप्स के अंदर, यहाँ पे 2 ट्यूब्स के अंदर बाइफरकेट हो जाती है, दैट आर नोन एज ब्रोंकाई, जिनको हम ब्रोंकाई का नाम दे रहे होते हैं, दैट इज नंबर 6। फिर ये ब्रोंकाई बहुत सारी ब्रांचेस बनाते हैं, वो देखेंगे हम कौन कौन सी ब्रांचेस होती है। इनको हम नाम देते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या नाम देते हैं? ब्रोंक्यूल्स, दैट आर नंबर 7। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 8 वी हैव द एल्वियोलाई। तो ये पूरा हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक बनता है, जिसको अगर हम यहाँ पे भी आसानी से फौरन से लिख दें कि हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक किस तरह का होता है। तो सबसे पहले हमारे पास बच्चों क्या आती है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। तो सबसे पहले वी हैव द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के बाद बच्चों हमारे पास सेकंड आता है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी यहां से एयर मूव करती है, नेजल कैविटी से एयर मूव करती है बच्चों फेरिंग्स में, फिर फेरिंग्स से एयर मूव करती है बच्चों लैरिंग्स में, लैरिंग से एयर मूव करती है विंड पाइप के अंदर, दैट इज नोन एज ट्रैकिया। ट्रैकिया फिर बाइफरकेट होता है और वो बनाता है ब्रोंकाई, और फिर ये जो ब्रोंकाई है इनकी ब्रांचेस होती है जिसको हम नाम देते हैं ब्रोंक्यूल्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ब्रोंक्यूल्स अपने पास एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर रखते हैं, दैट इज नोन एज एल्वियोलाई। तो ये पूरा एक रेस्पिरेटरी पैसेज वे के एयर किस किस तरह कहां से मूव करते हुए कैसे एल्वियोलाई तक पहुंच रही है, और जब बहुत सारे एल्वियोलाई मिलते हैं तो एक हमारे पास लंग्स की फॉर्मेशन हो जाती है। सो दैट इज ऑल अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये पूरा ट्रैक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें हमने एक एक करके तमाम चीजों को अच्छे से डिस्कस करना है, उसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना है। तो ये चीज यहाँ पे रखनी है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है, तो भाई एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स क्या होती हैं? ये नेजल कैविटी की, या आप कह सकते हो आपकी नोज की ऐसी ओपनिंग्स जो बाहर की तरफ है, नोज की ऐसी ओपनिंग्स जो बाहर की तरफ है बॉडी पे, दैट आर नोन एज एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। आमतौर पे हम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से सांस ले रहे होते हैं, तो जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी जो एयर है वो इस एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से नोज के अंदर एंटर करती है। तो वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, वी हैव अ
पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, दो होती है हमारे पास, सिंपल सी बात। और ये जो एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स हैं इनका नाम क्या होता है बच्चों, दे आर आल्सो नोन एज नेयर्स। और ये फंक्शन क्या होता है, ये इनहेलेशन में हेल्प करवा रही होती है। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये इनहेलेशन में हेल्प करवा रही होती है। ये तीन चीजें आपने यहाँ पे याद रखनी है। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, दे आर आल्सो नोन एज नेयर्स, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये इनहेलेशन में हेल्प करवा रही होती है। अब जैसे ही एयर जो है वो इस एक्सटर्नल नोस्ट्रिल को पास करती है, तो इस एक्सटर्नल नोस्ट्रिल को पास करके वो नोज के अंदर कैविटी होती है उसके अंदर एंटर हो जाती है, एंड दैट कैविटी इज नोन एज द नेजल कैविटी। इस कैविटी का नाम क्या हो गया बच्चों, नेजल कैविटी। नोज के अंदर जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड द नेजल कैविटी। अब अगर हम बात करें नेजल कैविटी के चैम्बर्स की, नेजल कैविटी के पार्ट्स की, हिस्सों की, तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक नेजल कैविटी है समझने के लिए। तो इस नेजल कैविटी के बच्चों दो हिस्से होते हैं, दो इक्वल हाफ्स होते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड द राइट नेजल कैविटी, क्लियर है, और सेकंड इज कॉल्ड द लेफ्ट नेजल कैविटी। तो हमारे पास राइट नेजल कैविटी भी है और लेफ्ट नेजल कैविटी भी है। अब नेजल कैविटी को दो चैम्बर्स में, दो पार्ट्स में सेपरेट कौन करता है, दिस इज नोन एज नेजल सेप्टम। इसका नाम क्या होता है बच्चों, नेजल सेप्टम। तो वी हैव अ नेजल कैविटी, बीच में क्या है, नेजल सेप्टम। इस नेजल सेप्टम की वजह से वी हैव राइट नेजल कैविटी एंड लेफ्ट नेजल कैविटी। तो ये चीज सबसे पहले याद रखनी है, क्लियर है। द फर्स्ट पॉइंट अबाउट नेजल कैविटी, इट्स अबाउट द डिवीजन ऑफ नेजल कैविटी इनटू टू पार्ट्स, द राइट नेजल कैविटी एंड द लेफ्ट नेजल कैविटी विद द हेल्प ऑफ द नेजल सेप्टम। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे याद रखनी है। फिर नेजल कैविटी के अगर हम रीजन्स की बात करें कि इसके पास कौन कौन से रीजन्स हैं, तो सबसे पहला जो रीजन आता है बच्चों इसके पास, दैट इज द वेस्टिब्यूल। सबसे पहला जो रीजन आता है उसको हम नाम देते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेजल कैविटी। अगर आप यहां पे भी देखो तो ये पार्ट, ये जो ग्रीनिश पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द वेस्टिब्यूल, क्लियर है, दिस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। इसके बाहर क्या, एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स। जैसे ही एयर एंटर करती है तो अंदर सबसे पहला पार्ट जो आता है इसका नाम क्या होता है, वेस्टिब्यूल। तो ये चीज याद रखनी है। और इस वेस्टिब्यूल का फीचर क्या है बच्चों, कि इसके पास हेयर्स मौजूद होते हैं। तो दिस वेस्टिब्यूल हैव हेयर्स। तो ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। और बच्चों हेयर्स का काम क्या होता है, हेयर्स का काम होता है कि ये एयर को फिल्टर्ड करवाने में हेल्प करवाते हैं। इसका मतलब फिल्ट्रेशन ऑफ एयर में हमारे पास हेल्प कर रहे होते हैं ये हेयर्स। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। सेकेंड पार्ट की बात करें जो इस नेजल कैविटी के पास होता है, द सेकेंड पार्ट इज नोन एज द मेन रेस्पिरेटरी रीजन, क्लियर है, दैट इज द रेस्पिरेटरी पार्ट। इसको हम रेस्पिरेटरी रीजन का नाम दे रहे होते हैं, रेस्पिरेटरी रीजन का नाम दे रहे होते हैं। तो ये चीज याद रखनी है। या नेजल कैविटी प्रॉपर का नाम भी दे सकते हैं, इसको नेजल कैविटी प्रॉपर का नाम भी दे सकते हैं। तो दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी, क्लियर। और इसके पास क्या मौजूद है, इसके पास म्यूकस मौजूद है, म्यूकस, क्लियर है। इसके पास म्यूकस होता है, म्यूकस की लाइनिंग मौजूद होती है, और ये म्यूकस जो है ये भी हमारे पास फिल्ट्रेशन में हेल्प करवा रहा होता है। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे याद रखनी है, क्लियर है। थर्ड पार्ट की बात करें जो नोज के अंदर होता है, दैट इज द ऑल्फैक्टरी पार्ट। और इस ऑल्फैक्टरी पार्ट का फंक्शन क्या होता है कि ये ऑल्फैक्टरी पार्ट सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन में हेल्प करवा रहा होता है। तो सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन में, सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन में मतलब सेंस ऑफ स्मेल जो है इसमें जो हेल्प करवाता है दैट इज नोन एज द ऑल्फैक्टरी पार्ट। देखो ये ऑल्फैक्टरी पार्ट है, दैट इज द रेस्पिरेटरी पार्ट एंड दैट इज द वेस्टिब्यूल। तो ये तीन रीजन्स पाए जाते हैं आपकी नेजल कैविटी के अंदर। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। द वेस्टिब्यूल जिसमें हेयर्स मौजूद हैं, म्यूकस मौजूद है, तो रेस्पिरेटरी पार्ट जिसको नेजल कैविटी प्रॉपर का भी नाम देते हैं, और जिसके पास ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो सेंस ऑफ स्मेल को परसीव कर सकते हैं, सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन में हेल्प करवाते हैं, तो उसको ऑल्फैक्टरी पार्ट का नाम देते हैं। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे अच्छे से इस नेजल कैविटी के बारे में याद रखनी है। इन शॉर्ट अगर हम समराइज करें कि नेजल कैविटी के क्या क्या फंक्शन है, तो नेजल कैविटी का पहला फंक्शन जो है ना बच्चों, अगर हम समराइज करें यहाँ पे फंक्शंस ऑफ नेजल कैविटी, तो नेजल कैविटी का पहला फंक्शंस क्या है कि ये एयर को फिल्टर करवाने में हेल्प करती है, क्लियर है। इट फिल्टर द एयर।
एयर को फिल्टर करवा रही है हमारे पास नेजल कैविटी। दूसरा फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास एयर के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, तो इट रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द एयर। सही है, तो रेगुलेट करवाती है टेम्परेचर को, वार्म करती है, गर्म करती है हवा को। बात समझ आ गई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारे पास एयर के अंदर नमी भी पैदा कर रही होती है, तो हम कह सकते हैं ह्यूमिडिफाई करती है एयर को, ह्यूमिडिफाई करती है हमारे पास एयर को। तो ये तीन फंक्शंस होते हैं नेजल कैविटी के। तो बच्चों सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स क्या है, पेयर्स में है, सेकंड नेम क्या है, फंक्शन क्या है, क्लियर है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, नेजल कैविटी के कितने चैम्बर्स हैं, कौन करवा रहा है, क्या क्या पार्ट्स हैं, और इन तीनों पार्ट्स का मिला के क्या नेजल कैविटी के अंदर फंक्शन है। तो ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से बात करेंगे तो जब नेजल कैविटी से एयर पास होती है तो वो फिल्टर होती है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड किया जाता है, वो ह्यूमिडिफाई होती है, और ह्यूमिडिफाई होने के बाद, फिल्टर होने के बाद उसके टेम्परेचर को भी रेगुलेट किया जाता है और वो वार्म एयर में तब्दील हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे याद रखनी है अबाउट द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के आगे आते हैं बच्चों, तो हमारे पास आता है फेरिंग्स, क्लियर है। नेजल कैविटी के बाद आगे आते हैं तो हमारे पास आता है थर्ड पार्ट, दैट इज कॉल्ड द फेरिंग्स। और बच्चों फेरिंग्स हमारे पास क्या है, इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी अच्छे से डिस्कस करके आ रहे हैं कि फेरिंग्स हमारे पास क्या है। फेरिंग्स एक मैस्कुलर पैसेज वे है, एक मैस्कुलर रास्ता है, एक मैस्कुलर पैसेज वे है। और इस मैस्कुलर रास्ते में, इस मैस्कुलर पैसेज वे से हमारे पास दोनों चीजें पास कर रही है। इसका मतलब एयर भी पास कर रही है और फूड भी पास कर रहा है। हम खाना खाते तो फूड भी इस फेरिंग से पास करता है, हम सांस ले रहे हैं तो वो एयर भी इस फेरिंग से पास कर रही है। और इस फेरिंग्स के तीन पार्ट्स होते हैं बच्चों, ये हम पहले भी डिस्कस करके आ रहे हैं कि हमारे पास इस फेरिंग्स के तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से बच्चों, वी हैव द नेसोफेरिंग्स फर्स्ट, nasopharynx, then we have the oropharynx, last but not the least we have the laryngopharynx। तो ये चीज याद रखनी है। nasopharynx नेजल कैविटी के पीछे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर नेजल कैविटी, तो उसके पीछे वाला जो पार्ट दैट इज कॉल्ड द nasopharynx। इसका मतलब जब एयर जो है वो हमारे पास नेजल कैविटी से फेरिंग्स में आएगी तो सबसे पहले कौन से फेरिंग्स में एंटर करेगी, दैट इज कॉल्ड द nasopharynx। माउथ के पीछे हमारे पास जो पार्ट होता है फेरिंग्स का, दैट इज कॉल्ड द ओरोफेरिंग्स। और लैरिंग्स के रिलेशन में जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द लैरिंजियोफेरिंग्स। बात समझ आ गई। अब जब भी एयर हम नॉर्मली इनहेल कर रहे होते हैं आपके नेजल कैविटी से, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, तो वो नेजोफेरिंग्स को पास करके ओरोफेरिंग्स और फिर लैरिंजियोफेरिंग्स को पास करके आगे की तरफ मूव करेगा। तो फेरिंग्स एक मैस्कुलर पैसेजवे है जो एयर को और फूड को दोनों को पास करवाता है। नॉर्मली एयर की बात करें तो ये नॉर्मली एयर जो है ये नेजोफेरिंग्स के जरिए मूव करेगा, नेजोफेरिंग्स में सबसे पहले एंटर करेगा। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है अबाउट द फेरिंग्स। दिस इज अ नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स। देखो नेजल कैविटी के पीछे, माउथ के पीछे और लैरिंग्स के पास, लैरिंग्स के साथ, दिस इज कॉल्ड द लैरिंजियोफेरिंग्स। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा, लैरिंजियोफेरिंग्स मतलब फेरिंग्स के बाद जो हमारे पास फोर्थ चीज आती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड द लैरिंग्स। लैरिंग्स को आसान जुबान में, आसान लफ्जों में वॉइस बॉक्स का नाम भी दिया जाता है। इट इज कॉल्ड द वॉइस बॉक्स और इट इज कॉल्ड द साउंड बॉक्स। इसको साउंड बॉक्स का नाम भी दे सकते हैं और उसको वॉइस बॉक्स का नाम भी हम दे सकते हैं लैरिंग्स को। तो ये चीज आपने यहाँ पे लैरिंग्स के बारे में याद रखनी है। लैरिंग्स जो है बच्चों ये ट्रैकिया के ऊपर पाया जाता है, अबव द ट्रैकिया। तो अगर हम इसकी लोकेशन डिस्कस करें तो इट इज फाउंड अबव द ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर, अबव द ट्रैकिया। और ट्रैकिया के ऊपर हमारे पास लैरिंग्स है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास ट्रैकिया है समझाने के लिए, इस ट्रैकिया के ऊपर ये आपका लैरिंग्स है बच्चों। और लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग का नाम होता है ग्लॉटिस। क्या नाम होता है? ग्लॉटिस। बात समझ आ गई। अब लैरिंग्स की बात करें तो लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, मतलब कार्टिलेजन से मिलकर बना हुआ है, तो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। और लैरिंग्स के अंदर हमारे पास टोटल 9 कार्टिलेज मौजूद होते हैं, 9 कार्टिलेज मौजूद होते हैं, जिसमें से 3 जो है वो पेयर्ड होते हैं और 3 जो है वो अनपेयर्ड होते हैं। क्लियर है? तो 3 पेयर्ड होंगे मतलब 6
और फिर हमारे पास 3 कितने हो गए, 9 हो गए। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी कि 3 जो है हमारे पास पेयर्ड है और 3 जो है वो हमारे पास अनपेयर्ड है। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो टोटल कितने हो गए, 9 कार्टिलेज हो गए जो लैरिंग्स में पाए जा रहे हैं। फिर लैरिंग्स के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है, सबसे लार्जेस्ट कार्टिलेज जो ऊपर की तरफ होता है, दैट इज कॉल्ड द थायराइड कार्टिलेज। क्लियर है, जो हम सबका यहाँ पे एडम्स एप्पल की फॉर्मेशन भी कर रहा होता है। बात समझ आ रही है। हम सबके नेक वाले रीजन में सामने एक उभरा हुआ पार्ट है ना, जिसको हम एडम्स एप्पल का नाम देते हैं। जब हम फूड को स्वेलो करते हैं तो ये मूव कर रहा होता है। क्लियर है, दिस इज कॉल्ड द एडम्स एप्पल। तो ये हमारे पास थायराइड कार्टिलेज से मिलकर बनता है, जो कि लैरिंग्स का लार्जेस्ट कार्टिलेज है। क्लियर है, और क्रिकॉइड कार्टिलेज लैरिंग्स में नीचे की तरफ होता है। ये दो कार्टिलेज आप याद रख सकते हो, ऊपर थायराइड कार्टिलेज है, नीचे हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज है। और लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स का नाम देना, जिसका काम क्या है कि ये साउंड को प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसका मतलब फोनेशन में हेल्प करवाता है। फोनेशन का मतलब साउंड प्रोड्यूस होना, बोलने में हेल्प करना, तो फोनेशन में हमारे पास हेल्प करवा रहा होता है। तो यही चीज बच्चों आपने यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास जो पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड द ट्रैकिया। ट्रैकिया को आसान लफ्जों में हम नाम देते हैं बच्चों विंड पाइप। ट्रैकिया को हम आसान लफ्जों में विंड पाइप का नाम दे रहे हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। इसको हम विंड पाइप का नाम दे रहे होते हैं। अब होता क्या है कि लैरिंग से जो एयर है वो ट्रैकिया में मूव करती है विद द हेल्प ऑफ द ओपनिंग। इस ओपनिंग का नाम क्या है, ग्लॉटिस। ये हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो ग्लॉटिस से एयर निकलेगी और एयर निकल के ट्रैकिया के अंदर एंटर कर जाएगी। अब ट्रैकिया को अगर हमने गौर से देखा, उसको जूम किया, इसके बारे में पढ़ा, तो हमें पता चला कि ट्रैकिया जो है वो सी शेप्ड कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। सी शेप्ड कार्टिलेज, इस तरह से बहुत सारी सी शेप्ड कार्टिलेज से मिलकर हमारे पास ट्रैकिया की फॉर्मेशन हुई है। अब सवाल है सी शेप्ड कार्टिलेज से क्यों मिलकर बना हुआ है, कंप्लीटली कार्टिलेजनस क्यों नहीं है? तो आगे से और साइड से, एंटीरियरली और लेटरली, ये एक सी शेप्ड कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। सी शेप्ड कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। पोस्टीरियरली बात करें तो पोस्टीरियरली यहाँ पे मसल्स पाए जाते हैं। पोस्टीरियरली इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। तो यहाँ पे मस्क्यूलर पार्ट होता है पोस्टीरियरली की बात करें। क्लियर, ऐसा क्यों है कि पूरा का पूरा ट्रैकिया ही क्यों कार्टिलेज से मिलके नहीं बना हुआ, सिर्फ मसल वाले पार्ट क्यों है पोस्टीरियरली? क्योंकि जब हम सांस नहीं ले रहे, जैसे अभी हम सांस नहीं ले रहे हैं, तो हमारे ट्रैकिया से एयर मूव नहीं कर रही। तो अगर ये पूरा कार्टिलेज से मिलकर बना होता तो ये आपस में कोलैप्स हो जाता। तो जो मसल्स हैं ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचा रहे होते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ सी शेप कार्टिलेज। इस सी शेप कार्टिलेज का मकसद क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए। तो ये चीज बच्चों आपको यहाँ पे याद रखनी है। बात समझ आ गई है, क्लियर है? तो ट्रैकिया जो है वो हमारे पास कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग हमारे पास एक विंड पाइप होता है, जो हमारे पास लैरिंग से ऊपर कनेक्टेड होता है और फिर सेंटर ऑफ द चेस्ट में आता है, और सेंटर ऑफ द चेस्ट में आके दो हिस्सों में बाइफरकेट हो जाता है। तो आप देख लो, दिस इज ट्रैकिया सी शेप्ड कार्टिलेज। जैसे ही सेंटर ऑफ द चेस्ट में आया तो ये दो हिस्सों में बाइफरकेट हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। ट्रैकिया का मेन फंक्शन क्या है कि ये एयर को पास करवा रहा होता है। और इस ट्रैकिया के अंदर भी वी हैव अ सीलिया। इस ट्रैकिया के अंदर भी आपके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, सीलिया, जो फिर एयर को फिल्टर करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये चीज आपने यहाँ पे इसके बारे में याद रखनी है। ट्रैकिया के बाद हम बात करते हैं ब्रोंकाई की। जैसे हमारे पास होता है क्या, फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि ये आपका है ट्रैकिया, ये आपका ट्रैकिया सेंटर ऑफ द चेस्ट में आया और ये दो हिस्सों में बाइफरकेट हो गया। नंबर 1 वी हैव द ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई, और सेकंड जो है हमारे पास दैट इज कॉल्ड द लेफ्ट ब्रोंकाई। अब होता क्या है कि ये जो ब्रोंका है ना, ये आपके लंग्स के अंदर एंटर हो जाता है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर लंग्स। फॉर एग्जांपल समझने के लिए कि ये आपका लंग्स है। अब होता हमारे पास क्या है, अब होता हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज द ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया सेंटर ऑफ द चेस्ट में पहुंचता है, अप्रोक्सीमेटली वर्टिब्री के लेवल पे देखें तो T6 वर्टिब्री का लेवल होता है। क्लियर? अब सेंटर ऑफ द चेस्ट में पहुंच के ये दो हिस्से में बाइफरकेट हो जाता है। नंबर वन हम इसको नाम देते हैं बच्चों राइट ब्रोंकाई। इसको हम नाम देते हैं राइट ब्रोंकाई, और इसको हम नाम देते हैं बच्चों लेफ्ट ब्रोंकाई। और इस ब्रोंकाई को ऐसे बनाने का कोई मकसद है। मकसद क्या है, अगर आप गौर से देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं।
राइट ब्रोंकाई स्मॉलर होता है लेंथ में, स्मॉलर इन लेंथ, लेंथ वाइज स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट ब्रोंकाई। लेफ्ट ब्रोंकाई की लेंथ ज्यादा होती है, तो लेफ्ट ब्रोंकाई की लेंथ ज्यादा होती है। क्लियर? राइट ब्रोंकाई जो है वो आप कह लो कि ट्रैकिया से ज्यादा करीब होता है, इसका एंगल देखो ट्रैकिया से ज्यादा करीब होता है, तो इट इज नियर टू द ट्रैकिया। अगर मैं लेफ्ट ब्रोंकाई की बात करूं तो ये ट्रैकिया से दूर है, इसका एंगल देखो बड़ा है, तो ये हम कह सकते हैं ये हॉरिजॉन्टली मौजूद है। क्लियर है? राइट ब्रोंकाई जो है, राइट ब्रोंकाई ट्रैकिया से ज्यादा करीब है, इसका एंगल देखो यहाँ पे छोटा है, जबकि लेफ्ट ब्रोंकाई जो है वो ट्रैकिया से दूर है, इसका एंगल देखो यहाँ पे बड़ा है। तो आमतौर पे क्या होता है, अगर हम कोई भी चीज जो है वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है वो इनहेल कर लेते हैं, तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि जो भी हमने फॉरेन पार्टिकल इनहेल किया है, ज्यादातर चांसेस क्या है कि वो फॉरेन पार्टिकल आपके राइट लंग में मौजूद होगा। बात समझ आ रही है? क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज थी, कोई भी फॉरेन पार्टिकल था, वो आपने इनहेल कर लिया, वो आपने नोज के अंदर था, नोज के अंदर से निकला, वो फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया से पास होता है, वो कौन से लंग्स में जा सकता है? तो ज्यादातर सस्पेक्ट आपका कहां पे होता है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल आपसे इनहेल हो चुका है वो राइट लंग में जाकर डिपॉजिट होगा। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि राइट ब्रोंकस छोटा होता है, राइट ब्रोंकस ट्रैकिया के करीब होता है, और राइट ब्रोंकस के जरिए राइट लंग में सबसे पहले एयर जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूं, ये ट्रैकिया के अंदर एयर आ रही है, जैसी वो राइट ब्रोंकस में गई वो तो राइट लंग में पहुंच गई, लेकिन लेफ्ट ब्रोंकस में एयर थोड़ी देर बाद जाके फिर लेफ्ट लंग में पहुंचेगी, क्योंकि लेफ्ट ब्रोंकाई लेंथ वाइज लार्जर है एज कंपेयर टू राइट ब्रोंकाई। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो ट्रैकिया दो हिस्से में बाइफरकेट हो रहा है एट द लेवल ऑफ T6 वर्टिब्री, जिसको हम राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई का नाम देते हैं, और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर ली है। क्लियर? अच्छा भाई, इस ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकाई की ब्रांचेस आती हैं, बहुत सारी हैं, अभी 4 ब्रांचेस हैं, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा जब तक मैं आपको लंग्स नहीं पढ़ाऊंगा। जब लंग्स पढ़ाऊंगा तब मैं ब्रोंकाई पे वापस आऊंगा कि भाई इस पार्ट का नाम ये है, इस पार्ट का नाम ये है, ताकि अच्छे से वो समझ आ जाए। अब ब्रोंकाई की मजीद ब्रांचेस की बात करें तो ट्रैकिया, दिस इज ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई की मजीद और छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, इन मजीद ब्रांचेस को डायरेक्टली अभी मैं नाम दे रहा हूं ब्रोंक्यूल्स, लेकिन हम इनको डायरेक्टली ब्रोंक्यूल्स का नाम नहीं देते हैं, वो लंग्स पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आएगी, तब बताऊंगा। क्लियर? तो ये जो स्मॉलर ब्रांचेस है इसको हमने नाम दे दिया ब्रोंक्यूल्स, और इन ब्रोंक्यूल्स पे आपके पास बैग नुमा, थैली नुमा स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं मिलियंस की तादाद में दोनों लंग्स के अंदर। सही है? बैग नुमा, थैली नुमा स्ट्रक्चर है, जिसको जूम किया तो इस तरह से ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं एल्वियोलाई। बात समझ आ गई? तो इनको हम नाम दे रहे हैं बच्चों एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है। तो जो चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी। क्लियर? तो हमने तमाम चीजों को डिस्कस कर लिया। वी स्टार्ट विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, देन द नेजल कैविटी, देन द नेसोफेरिंक्स, देन द लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, उसकी और ब्रांचेस हैं, लेकिन अभी हमने डायरेक्टली ब्रोंक्यूल्स का नाम पढ़ा, और फिर ब्रोंक्यूल्स के बाद हमने यहाँ पे देख लिया कि एल्वियोलाई में कैसे एयर पहुंच जाएगी। फिर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एल्वियोलाई में जब एयर पहुंच गई तो गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं मेन ऑर्गन की जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मौजूद है, दैट इज कॉल्ड द लंग्स। लंग्स की बात करें बच्चों तो लंग्स जो है वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को अगर हम डिस्कस करें तो पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड के साथ साथ दे आर स्पंजी, पेयर्ड है, स्पंजी है, सॉफ्ट होते हैं। सही है? सॉफ्ट होते हैं, और छोटे बच्चों के अंदर पिंकिश इन अपीयरेंस होते हैं, पिंकिश इन अपीयरेंस। इनका कलर छोटे बच्चों के अंदर पिंकिश इन अपीयरेंस होता है। एडल्ट के अंदर इनका कलर लाइट ग्रेइश कलर का हो जाता है ड्यू टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारे पास पोल्यूशन है, हम वही एयर इनहेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से लंग्स का कलर ग्रेइश हो जाता है, और जो स्मोकर्स होते हैं उनके लंग्स ब्लैकिश होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर? अच्छा भाई, अब लंग्स की बात करेंगे तो इट इज अ मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, नॉट सरफेस। सरफेस क्या? एल्वियोलाई। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करेंगे तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे पास जो है बच्चों दैट इज द लंग्स। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे याद रखनी है।
अब लंग्स के ऊपर बच्चों एक कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, जैसे हम यहाँ पे डिस्कस करें। जैसे फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये आपका फॉर एग्जांपल लंग्स है। अब लंग्स के ऊपर अभी राइट लेफ्ट कौन सा उसको डिस्कस नहीं किया। अब लंग्स के ऊपर बच्चों इस तरह करके ना कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, एंड दैट प्रोटेक्टिव कवरिंग इज कॉल्ड द प्लूरल मेम्ब्रेन। देखो मैं दो तरह की प्लूरल मेम्ब्रेन बना रहा हूं, ये एक प्लूरल मेम्ब्रेन और दूसरी ब्लू कलर वाली। तो आपने क्या यहाँ पे डिस्कस किया कि लंग्स के ऊपर बच्चों एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड द प्लूरल मेम्ब्रेन। इसका नाम हो गया प्लूरल मेम्ब्रेन, जो दो टाइप की है। ऐसी प्लूरल मेम्ब्रेन जो डायरेक्टली लंग्स के साथ, लंग्स के पैरेन्काइमा के साथ एडहेयर है, दैट इज कॉल्ड द विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। विसरल निकला है विसरा से, विसरा का मतलब होता है ऑर्गन। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो डायरेक्टली ऑर्गन के साथ एडहेरेंट है, लंग्स के साथ चिपकी हुई एडहेरेंट है, तो उसको हमने नाम दिया विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। और जो थोड़े फासले पर है, इसका नाम हो गया पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या नाम हो गया? पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। विसरल और पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन दोनों के बीच में स्पेस है, और इस स्पेस के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज द प्लूरल फ्लूइड। और इस फ्लूइड का नाम होता है बच्चों प्लूरल फ्लूइड। और ये प्लूरल फ्लूइड जो है ये लुब्रिकेशन के तौर पे काम कर रहा होता है, तो ये लुब्रिकेट करवा रहा होता है। अब देखो लंग्स का स्ट्रक्चर भी एक बैलून की तरह है, एयर आएगी वो फ्लोट कर जाएंगे, उनका साइज बड़ा हो जाएगा, एयर जाएगी फिर वो छोटे हो जाएंगे। तो देखो एयर साइज कम ज्यादा, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से फ्रिक्शन पैदा होती है, और उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करवाने के लिए वी हैव अ प्लूरल फ्लूइड। तो बाहर से मूव करेंगे तो वी हैव द पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में हमारे पास प्लूरल फ्लूइड है। तो यह चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है, जो लुब्रिकेशन करवा रहा है, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद वापस अगर यहाँ पे आ जाए तो वी हैव अ राइट लंग एंड अ लेफ्ट लंग। कैसे पता चलेगा कौन राइट है कौन लेफ्ट है? जो लेफ्ट लंग होता है वो स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू राइट लंग। राइट लंग जो है वो लार्जर होता है, लेकिन स्लाइटली अबव होता है। लार्जर है लेकिन स्लाइटली अबव है, क्योंकि यहाँ पे लिवर पाया जाता है। क्लियर? लेफ्ट लंग जो है वो स्मॉलर तो है लेकिन स्लाइटली नीचे की तरफ होता है, आप यहाँ पे देख रहे हो। अब वो स्मॉलर क्यों है? अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे लेफ्ट लंग में एक नॉच बनी हुई नजर आ रही है, एक स्पेस बना हुआ नजर आ रहा है। That notch is called the cardiac notch। इसका नाम क्या होता है बच्चों? कार्डियक नॉच। क्योंकि होता क्या है, इस लेफ्ट लंग के पास यहां पे आपका हार्ट मौजूद होगा। क्लियर है? तो हार्ट को स्पेस चाहिए, तो ये स्पेस लेफ्ट लंग प्रोवाइड कर रहा होता है, और लेफ्ट लंग के पास यहाँ पे क्या होती है? कार्डियक नॉच। तो कार्डियक नॉच का जो फीचर है वो लेफ्ट लंग के पास होता है। इसी कार्डियक नॉच को देख के आप पहचानते हो कि कौन सा आपका राइट लंग है और कौन सा आपका लेफ्ट लंग है। अब अगर आप गौर से देखो यहाँ पे कार्डियक नॉच को हमने डिस्कस कर लिया, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखो बच्चों, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि राइट लंग के तीन हिस्से हैं, तीन पार्ट्स हैं। इन तीन पार्ट्स को लोब्स का नाम देते हैं, लोब्स का। क्लियर है? तो वी हैव द सुपीरियर लोब, वी हैव द इंफीरियर लोब एंड वी हैव द मिडल लोब। यहाँ पे आप तीन लोब्स देख रहे हो, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर। लेकिन लेफ्ट लंग में सिर्फ दो ही लोब्स हैं, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। मिडल लोब एब्सेंट होती है। ये दूसरी वजह है कि हम कहते हैं लेफ्ट लंग जो है वो स्मॉलर है। ये लोब्स किस वजह से आ रही है बच्चों? अगर आप इन लोब्स को गौर करो तो इन लोब्स में यहाँ पे लाइनिंग है, इनको फिशर्स का नाम देते हैं। दीज आर कॉल्ड द फिशर्स। जो पहला वाला फिशर है जो हॉरिजॉन्टल है, इसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल फिशर। क्या नाम होता है? हॉरिजॉन्टल फिशर। फिशर का मतलब लाइन। क्लियर? और जो ऑब्लिक है, दिस इज द कर्फन, इसको हम नाम देते हैं ऑब्लिक फिशर। इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? ऑब्लिक फिशर। जबकि लेफ्ट लंग में सिर्फ एक ही फिशर होता है, दैट इज कॉल्ड द ऑब्लिक फिशर। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर? ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। और इसी फिशर की वजह से हमारे पास इस पूरे लंग्स के ना सेगमेंट्स होते हैं, इस पूरे लंग्स के पार्ट्स होते हैं, जिसको हम पल्मोनरी सेगमेंट्स का नाम देते हैं। राइट लंग में ये पूरे 10 होते हैं, लेफ्ट लंग में ये 8 सेगमेंट भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। इसका मतलब लंग्स को हम सेगमेंट वाइज डिवाइड करते हैं, जिसको हम पल्मोनरी सेगमेंट्स का नाम दे रहे होते हैं। तो ये कुछ बातें थी लंग्स के बारे में। अगर हम जल्दी से एक फ्लो चार्ट बनाए, डिस्कस करें कि हमने क्या क्या चीजों को लंग्स के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले चीज हमने क्या डिस्कस किया? इट इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मेन
रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ओके हो गया सर, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात क्या है कि भाई ये पेयर्ड फॉर्म में है, दो है। ओके, सॉफ्ट है, स्पंजी है, और बच्चों के अंदर अगर हम बात करें तो ये पिंकिश इन अपीयरेंस है। बच्चों के अंदर ये पिंकिश इन अपीयरेंस है, तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा भाई, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि राइट लंग है हमारे पास बच्चों, एंड वी हैव द लेफ्ट लंग। क्या फीचर है, किस तरह हम डिफरेंशिएट करेंगे? जो राइट लंग है वो लार्जर होता है, लेफ्ट लंग जो है वो स्मॉलर होता है। दूसरा पॉइंट, लेफ्ट लंग के पास वी हैव अ नॉच, दैट नॉच इज कॉल्ड द कार्डियक नॉच, जहां पे हार्ट मौजूद होता है, जबकि राइट लंग के पास कोई कार्डियक नॉच मौजूद नहीं होती। राइट लंग के तीन पार्ट्स हैं, सुपीरियर लोब, मिडल लोब, इंफीरियर लोब, जबकि लेफ्ट लंग के दो पार्ट्स हैं, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। राइट लंग के दो फिशर्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल फिशर, दूसरा ऑब्लिक फिशर, लेकिन लेफ्ट लंग का सिर्फ एक ही फिशर है, दैट इज कॉल्ड द ऑब्लिक फिशर। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स है राइट लंग और लेफ्ट लंग में, तो ये चीज पता होनी चाहिए। फिर हमने क्या कहा, अगर हम एक जनरली लंग्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके लंग्स हैं, तो इनके पास लोब्स आती हैं। लोब्स के बाद हम इन लंग्स को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, दैट आर नोन एज द पल्मोनरी सेगमेंट्स, जिनको हम पल्मोनरी सेगमेंट्स का नाम दे रहे हैं। और राइट लंग में ये पल्मोनरी सेगमेंट्स 10 होते हैं, लेफ्ट लंग में 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं, तो 8 to 10 के बिटवीन होते हैं। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे इस लंग्स के बारे में याद रखनी है। बात समझ आ गई? अब जरा मैं आपको दोबारा से वो ब्रोंक्यूल्स वाला, ब्रोंकाई वाला कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज कराता हूं। वापस इधर आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर ट्रैकिया। ये ट्रैकिया दो हिस्सों में बाइफरकेट हो गया, दिस इज कॉल्ड द राइट ब्रोंकाई एंड दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट ब्रोंकाई। अब लेफ्ट ब्रोंकाई एंटर कर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर लेफ्ट लंग, ये आपके पास लेफ्ट लंग है, और राइट ब्रोंकाई जो है वो एंटर कर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर राइट लंग। अब हम डिस्कस कर चुके हैं, लेफ्ट लंग के पास एक ही फिशर है, जिसकी वजह से दो लोब्स बनती हैं, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब, जबकि राइट लंग के पास दो फिशर हैं, एक हॉरिजॉन्टल फिशर है और दूसरा ऑब्लिक फिशर है, जिसकी वजह से सुपीरियर लोब है, मिडल लोब है और इंफीरियर लोब है। तो ये चीज याद रखनी है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इन लोब्स के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स भी मौजूद हैं लंग्स के अंदर, तो वी हैव डिफरेंट सेगमेंट्स ऑल्सो, जिनको हम पल्मोनरी सेगमेंट्स का नाम दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अब होता क्या है बच्चों, लेट मी चेंज द कलर। तो सबसे पहले ये आ गया ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई एंटर होकर तीन हिस्सों में डिवाइड कर जाता है, एक जाता है सुपीरियर लोब में, एक जाता है मिडल लोब में, एक जाता है इंफीरियर लोब में। तो इसको हम नाम देते हैं लोब्यूलर ब्रोंकाई। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रैकिया डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई, हर ब्रोंकाई लोब के अंदर एंटर कर गया, इसका नाम क्या हो गया, लोब्यूलर ब्रोंकाई, क्योंकि वो लोब्स के अंदर एंटर कर गया। तो राइट लंग में कितने लोब्यूलर ब्रोंकाई हैं, 3 हैं, क्योंकि 3 लोब्स हैं। लेफ्ट लंग में कितने लोब्यूलर ब्रोंकाई हैं, 2 हैं, क्योंकि 2 लोब्स हैं, सिंपल। तो लेफ्ट लंग में भी लोब्यूलर ब्रोंकाई और राइट में भी, लेकिन फर्क आ रहा है तादाद में, क्योंकि लोब्स का डिफरेंट है। फिर क्या होता है बच्चों, ये लोब्यूलर ब्रोंकाई डिफरेंट सेगमेंटेड ब्रोंकाई बन जाते हैं। जो हमने 10 सेगमेंट्स पढ़े, तो हर सेगमेंट के पास अपना ब्रोंकाई जाना स्टार्ट कर देता है, दैट इज नोन एज द सेगमेंटल ब्रोंकाई। तो उसको हम सेगमेंटल ब्रोंकाई का नाम देंगे, जो सेगमेंट के ब्रोंकाई कहलाएंगे। क्लियर? फिर ये सेगमेंटल ब्रोंकाई जो है, ये सेगमेंटल ब्रोंकाई छोटी छोटी ब्रांचेस और छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं टर्मिनल ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जिनको हम नाम देते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की स्मॉल और छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, जिसको हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, जिसको हम क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। और फिर इस रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से हमारे पास अटैच्ड होती है, वी हैव द एल्व्यूलर डक्ट।
एक डक्ट अटैच होती है जिसको हम नाम देते हैं एल्व्यूलर डक्ट, और इस एल्व्यूलर डक्ट से हमारे पास एल्व्यूलाई अटैच होता है। तो मैंने आप लोग को बताया था एंड में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वो हमने चीज यहाँ पे डिस्कस कर ली कैसे। जब से सबसे पहले फॉर एग्जांपल ट्रैकिया, ब्रोंकाई, फिर लोब्स में चला गया तो लोब्यूलर ब्रोंकाई, फिर सेगमेंट्स में चला गया तो सेगमेंटल ब्रोंकाई, फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स बन गए। सबसे पहले जो ब्रोंक्यूल्स बने इनका नाम था टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जो ग्रीन कलर के। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद जो ब्रोंक्यूल्स बने इसका नाम था रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, जो ये ब्लू कलर के। तो दीस आर द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। और फिर एक रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के पास होती है एक डक्ट, और उस डक्ट के पास एल्वुलर डक्ट और एल्वुलर डक्ट और एल्वुलाई। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है कि वी स्टार्ट फ्रॉम द ट्रैकिया एंड वी एंड एट द एल्वुलाई, लेकिन बीच में क्या क्या चीजें आ रही हैं वो तमाम चीजें हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर ली, जो मैंने आप लोग को पहले बताया था कि हम एंड में डिस्कस करेंगे किस तरह हमारे पास ब्रोंकाई से एल्वुलाई तक का रास्ता है। तो ये चीज बच्चों आपने अच्छे से यहाँ पे याद रखनी है। बात समझ आ गई? आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब जो हमने टॉपिक पढ़ना है दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग और मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन। क्या वेंटिलेशन क्या है, ब्रीथिंग क्या है और इसका क्या मैकेनिज्म है। वेंटिलेशन और ब्रीथिंग, इसकी डेफिनेशन हम पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं बच्चों कि अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूं या मैं ब्रीथिंग की बात करूं तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर और बॉडी से एनवायरनमेंट में जा रही है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, वेंटिलेशन और ब्रीथिंग। अब ये जो वेंटिलेशन है या ये तो ब्रीथिंग है, इसको हम दो प्रोसेसेस के अंदर डिवाइड करते हैं। नंबर वन वी हैव द इनहलेशन एंड नंबर टू वी हैव द एक्सहेलेशन। तो नंबर टू वी हैव द एक्सहेलेशन। नंबर वन हमारे पास क्या है बच्चों, इनहेलेशन, और नंबर टू हमारे पास है एक्सहेलेशन। अब फर्क क्या है, एक एक करके डिस्कस करते हैं भाई। फर्क एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि इनहेलेशन में क्या फर्क है और एक्सहेलेशन में क्या फर्क है। हाँ, इनहेलेशन का मतलब होता है बच्चों ऐसा प्रोसेस जिसमें जो एयर है वो एनवायरनमेंट से लंग्स के अंदर मूव कर रही है। तो whenever the air is moving from the environment into the lungs, environment से lungs के अंदर एयर मूव कर रही है, तो इसको इंस्पायरेशन का नाम भी देते हैं और इसको इनहेलेशन का नाम भी देते हैं। इसका मतलब इसका सेकंड नेम क्या है, इसका सेकंड नेम इंस्पायरेशन भी है। तो इंस्पायरेशन बोलूं या इनहेलेशन बोलूं बात एक ही है। तो ये चीज यहाँ पे आपने याद रखनी है। एक्सहेलेशन में क्या होगा, इसका अपोजिट के लंग्स से हमारे पास जो एयर है वो मूव करेगी इन्वायरमेंट में। तो लंग से एयर मूव करिए एनवायरनमेंट के अंदर, तो इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया बच्चों, इस प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन का नाम भी देते हैं और इस प्रोसेस को हम एक्सपायरेशन का नाम भी दे रहे हैं। तो एक्सहेलेशन बोले एक्सपायरेशन बोले बात एक है। तो ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा बच्चों, इनहेलेशन में होता क्या है, अगर हम थोड़ा बहुत उसको डिस्कस करें फिर हम एक्सहेलेशन में आएंगे। इनहेलेशन में सबसे पहले अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं, फॉर एग्जांपल ये आपका डायाफ्राम है और इस डायाफ्राम के ऊपर फॉर एग्जांपल ये आपका लंग मौजूद है। अच्छा भाई, तो इनहेलेशन में आपने एयर को लंग्स के अंदर एंटर करवाना है। तो एंटर कैसे होती है, सबसे पहले जो डायाफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ऐसे डोम शेप्ड, ऐसे फ्लैटेंड हो जाएगा, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट होगा और ऐसे फ्लैट हो जाएगा। इस तरह फ्लैट होने की वजह से यहाँ पे लंग्स को नीचे आने की तरफ रास्ता मिल जाएगा, मतलब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसके बाद जो यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स से, जो दो रिब्स के दरमियान मसल्स है जिनको हमने इंटरकोस्टल मसल्स का नाम दिया था, तो इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिब केज अपवर्ड मूव करता है। आप सब गौर करो, सांस दो, हाथ रख के देखो आपका रिब केज कहाँ जा रहा है, अपवर्ड।
सही है। तो रिब केज इज मूविंग अपवर्ड, तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी आपके पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिब केज कहां चला जाएगा? अपवर्ड। रिब केज के अपवर्ड मूवमेंट की वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट हो रहा है, तो दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और क्लास 9 से फिजिक्स में पढ़ते हुए आते हैं, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो लंग्स के अंदर जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। अब लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कम, बाहर एनवायरनमेंट में एयर प्रेशर ज्यादा, तो एयर तो खुद ब खुद मूव करेगी फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। तो एनवायरनमेंट से लंग्स के अंदर एयर मूव कर रही है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशन। सिंपल सी बात हो गई, क्लियर है। अब ये समझ आ गया तो इसका बिल्कुल अपोजिट क्या है? एक्सपायरेशन। अब जल्दी से यहाँ पे देख लो, इनहेलेशन क्या है? इनहेलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसको हम इंस्पायरेशन का नाम भी दे रहे हैं। एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया? फ्लैट। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, रिब केज कहां चला गया? अपवर्ड। इससे क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम। प्रेशर कम, एयर मूव करेगी एनवायरनमेंट से एल्वियोलाई के अंदर। सो दैट इज ऑल अबाउट इनहेलेशन। जो तमाम चीज हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर ली, क्लियर है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन को समझाने के लिए फिर वही चीज, जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या हुआ है? डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये लंग्स जो हैं ये नीचे तक मूव किए हुए। रिब केज के दरमियान जो हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल थे, ये रिब्स हैं, इसके दरमियान जो यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल था ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब जब भी एक्सपायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इट विल रिलैक्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या हो जाएगा बच्चों? रिलैक्स। क्लियर है। जब ये हमारे पास रिलैक्स होगा तो इसके रिलैक्स होने की वजह से और डायाफ्राम भी कैसा हो जाएगा? रिलैक्स। अब डायाफ्राम भी जब रिलैक्स होगा तो इसके रिलैक्स होने की वजह से डायाफ्राम दोबारा से कैसा होना स्टार्ट हो जाएगा? डोम शिफ्ट। जब ये डोम शिफ्ट होगा तो यहाँ पे लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा क्योंकि लंग्स ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब भी आप एक्सपायर करते हो तो आपका रिब केज डाउनवर्ड मूव करता है नीचे की तरफ, सही है। इंस्पायरेशन में अपवर्ड, एक्सपायरेशन में डाउनवर्ड, क्लियर है। तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट क्यों हो रही है? क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो रहा है, डायाफ्राम रिलैक्स, मतलब जो कुछ इंस्पायरेशन में पड़ा उसका बिल्कुल अपोजिट है। अब क्या होगा? डायाफ्राम जो है वो डोम शिफ्ट हो गया, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन, वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा। अब लंग्स के अंदर एयर प्रेशर ज्यादा हो गया है, लंग्स के बाहर एयर प्रेशर कम है, तो एयर मूव करेगी फ्रॉम द लंग्स इनटू द एनवायरनमेंट। तो इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया? एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है, क्लियर है। तो एक्सहेलेशन बोले, एक्सपायरेशन बोले, ये एक पैसिव प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है? मसल डायाफ्राम वाला रिलैक्स हो रहा है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल यानी कि जो इंटरकोस्टल मसल थे वो भी हमारे पास अब रिलैक्स हो रहे हैं, उसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, तो एयर जो है वो एल्वियोलाई से एनवायरनमेंट में मूव करेगी। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? एक्सहेलेशन। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। बात समझ आ रही है? क्लियर है। तो हमारे पास हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से डिस्कस कर लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे हमारे पास डिस्कस किया कि ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है। इसके बाद हमारे पास जो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट, दैट इज द लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। देखो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम का भी हम डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है दैट इज कॉल्ड द स्पायरोमेट्री। तो स्पायरोमेट्री एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे पास लंग्स वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिविजुअल वॉल्यूम की बात करेंगे तो दैट इज द लंग वॉल्यूम। अगर मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ टू या टू से मोर देन टू वॉल्यूम्स की बात करेंगे तो दिस इज लंग कैपेसिटी। तो कैपेसिटी और वॉल्यूम में फर्क क्या है? वॉल्यूम अकेला होता है, कैपेसिटी में हम क्या बात करते हैं कि कैपेसिटी में मल्टीपल वॉल्यूम्स आपस में मिल जाते हैं और उनके मिलने से फिर हमारे पास कैपेसिटी की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद क्या डिस्कस किया हमने कि अगर हम लंग्स वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो इसको मेजर करवाने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड द स्पायरोमेट्री। तो ये चीज आपको यहाँ पे अच्छे से पता होनी चाहिए।
अच्छा, उसके बाद अब हमने जो कुछ लंग्स वॉल्यूम को डिस्कस करना है, जैसे सबसे पहला जो लंग वॉल्यूम आता है दैट इज कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम से क्या मुराद है? नॉर्मली जब हम सांस ले रहे हैं, नॉर्मली जितनी एयर हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, क्लियर? तो ये जो नॉर्मल एयर को इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं टाइडल वॉल्यूम, और इसका अमाउंट कितना होता है? 500 ml। तो टाइडल वॉल्यूम टीवी, नॉर्मली जो हम एयर को इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, नॉर्मली इसका वॉल्यूम कितना है? 500 ml। उसके बाद आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि जरूरत से ज्यादा जब हम एयर को इनहेल करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल जरूरत से ज्यादा फोर्सफुली, तो जरूरत से ज्यादा जब हमने एयर को इनहेल कर लिया, दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सही है, फॉर एग्जांपल हम स्विमिंग कर रहे हैं, पानी के अंदर जाना है, तो हम जोर से सांस लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा एयर जो है वो लंग्स के अंदर इनहेल कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। इसका अमाउंट कितना होता है? 3000 ml ना, 3000 ml, 3000 ml। तो ये चीज यहां पर याद रखनी, सही है, फोर्स्ड इनहेलेशन। अच्छा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है? जरूरत से ज्यादा एक्सपायरेशन कर देना। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल एक्सहेल, अब जरूरत से ज्यादा एक्सहेल कर रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, फोर्स एक्सपायरेशन, और इसका वॉल्यूम कितना होता है? 1100 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है ऐसी एयर का वॉल्यूम जो हमारे लंग्स में हमेशा मौजूद रहेगा। अगर ये वॉल्यूम भी निकल गया तो हमारे लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो ऐसा वॉल्यूम एयर का जो हमेशा हमारे लंग्स के अंदर मौजूद होगा, उसको हम नाम देंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, दैट इज 1200 ml। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो बच्चों हमने 4 वॉल्यूम पढ़े। टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मली इनहेल, normal exhale, that is 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, ज्यादा से ज्यादा सांस लेना, फोर्सफुली इनहेलेशन करना, तो इसका जो वॉल्यूम है दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज 3000 ml। अच्छा भाई, उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, जरूरत से ज्यादा एक्सहेल कर देना, दैट इज 1100 ml। और रेजिडुअल वॉल्यूम, ऐसा वॉल्यूम जो हमेशा लंग्स के अंदर रहता है, अगर ये निकल गया तो लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, तो इसको हमने नाम दे दिया 1200 ml, एंड दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये चीज याद रखनी है। अब इन वॉल्यूम्स का कॉम्बिनेशन जो होगा, उनको हम नाम देते हैं कैपेसिटी का। तो व्हाट इज कैपेसिटी? द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम्स इज कॉल्ड द कैपेसिटी। जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? जो टाइडल वॉल्यूम है और इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम है, उसको ऐड कर दो। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड कैपेसिटी की या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें हम, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है? हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आपके पास जो टाइडल वॉल्यूम था उसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम ऐड कर दो। टाइडल वॉल्यूम कितना था? 500 ml, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? 3000 ml। तो यू विल गेट द आंसर 3500 ml। तो ये वैल्यूज याद रखनी है बच्चों, क्लियर है? 3500 ml इज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो ये चीज यहां पे याद रखनी है। उसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अगर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करें, देखो इसमें आ रहा है रेजिडुअल, तो इसमें हम क्या करते हैं? आपका जो एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम है, आपके पास जो एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम है, उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम को प्लस कर लेते हैं, तो यू विल गेट द फंक्शनल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में हमारे पास क्या करते हैं? आखिरी वाले 2 वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, इसको मिला देते हैं। तो कितना है हमारे पास? 1100 प्लस 1200, यू विल गेट द आंसर 2300 ml। तो ये हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। तो ये चीज यहां पे याद रखनी है। उसके बाद बच्चों हमारे पास आती है सेकंड लास्ट हमारे पास जो कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड द वाइटल कैपेसिटी। उसको वीसी का नाम देता है वाइटल कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, उसके साथ इंस्पायरेटरी रिजर्व और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी एड अप कर लो, तो यू विल गेट द आंसर ऑफ वाइटल कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000,
टाइडल वॉल्यूम 500 और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100। तो इनको प्लस कर लो, 3000, 4000, 4500 एंड 4600। तो उसका आंसर क्या आ गया? 4600 ml इज द वाइटल कैपेसिटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC। तो टोटल लंग कैपेसिटी में हमारे पास क्या होता है? जितने भी वॉल्यूम्स हैं सबको ऐड कर दो। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। अब 3000 प्लस 500 प्लस 1100 एंड प्लस 1200, इन सबको प्लस करो, आपके पास आंसर आएगा 5800 ml। तभी हम कहते हैं कि दिस 5800 ml इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6000 ml। तभी हम कहते हैं कि टोटल लंग्स कैपेसिटी जो है वो 6 लीटर होती है। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। अगर हम टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो वो टोटल लंग कैपेसिटी हमारे पास कितनी आ रही है? दैट इज द 6 लीटर। तो ये चीज आपको यहाँ पे अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो वाइटल कैपेसिटी हमने डिस्कस कर लिया, 4600 ml आ रही थी, और टोटल लंग कैपेसिटी जो 5800 आ रही है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 6000 ml का नाम देते हैं। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। बात समझ आ गई? क्लियर है? अच्छा भाई, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है जिसमें हमने डिस्कस करना है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। अब जब से सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ज्यादातर ऑक्सीजन 98% ऑक्सीजन जो है वो आपके हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे ये आरबीसीज है, आरबीसीज के पास क्या है? हीमोग्लोबिन के दो पार्ट्स हो गया, हीम और ग्लोबिन, दो पार्ट्स हो गए। तो हीम वाला जो पार्ट है जिसके पास आयरन अटैच होता है बच्चों, हीम वाला पार्ट जिसके पास आयरन मौजूद है, तो ये जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन बाइंड्स विद द आयरन पार्ट, यानी कि हीम पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। एक हीमोग्लोबिन के पास 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर है? और जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन साथ में मिलते हैं तो इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो 98% हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करती है, तो उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं। और हीमोग्लोबिन के साथ किस जगह अटैच होती है? विद द हेल्प ऑफ द आयरन। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। बाकी जो 1.5 या 3% या 2% जो हमारे पास ऑक्सीजन बची, वो प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व्ड फॉर्म में मूव कर रही होती है। और व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। क्लियर है? तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये आपके जो है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर लंग, ये आपका लंग है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल जूम किया तो दिस इज योर एल्व्यूलाई, और इस एल्व्यूलाई के सराउंड किया हुआ है इस एल्व्यूलाई को ब्लड कैपिलरी ने। तो दिस इज योर ब्लड कैपिलरी। इसके पास क्या है? ये आरबीसी, और ये इसका सारा का सारा प्लाज्मा फ्लूइड है। अब क्या है? ऑक्सीजन जब इस एल्व्यूलाई से ब्लड के अंदर एंटर करेगी तो 98% जो ऑक्सीजन है वो इस आरबीसी के साथ अटैच हो जाएगी। इस आरबीसी के पास जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन का जो आयरन वाला पार्ट है उस पे ऑक्सीजन जाकर अटैच होगा। तो एक हीमोग्लोबिन के पास 4 आयरन होते हैं, तो हम कहेंगे एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अटैच करवा सकता है। मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो 4, एटम्स की बात करेंगे तो 8 एटम्स। क्लियर है? क्योंकि एटम में O अकेला आएगा, मॉलिक्यूल में O2 आता है। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। और ऐसे हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन का नाम देंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का नाम देंगे। बाकी जो परसेंटेज बची है 1.5 और 2%, ये प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व्ड फॉर्म में मूव कर रही होती है। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। दैट इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो देखो
कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह ट्रांसपोर्ट हो रही है, जैसे टिश्यूज ने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर एंटर करेगी। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर एंटर करती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड के अंदर उस सेल का जो वाटर होता है, उस वाटर का आरबीसी का जो वाटर होता है, आरबीसी के वाटर के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम दैट इज नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड। क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड टूट जाता है बाइकार्बोनेट आइंस में और हाइड्रोजन आइंस के अंदर। इसकी पूरी कहानी क्या है, देखो उसको पूरी कहानी में आपको समझाने के लिए यहां पे फॉर एग्जांपल ये आपके बॉडी टिश्यूज हैं, दीज आर द टिश्यूज ऑफ योर बॉडी, और ये आपके पास ब्लड है, क्लियर है, दिस इज द ब्लड, और ये ब्लड के पास फॉर एग्जांपल दिस इज द आरबीसी, ये रेड ब्लड सेल है। इस रेड ब्लड सेल्स को थोड़ा ज्यादा बनाते हैं, ब्लड को भी थोड़ा लार्ज बनाते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कहानी क्या है। तो ये आपके पास ब्लड वेसल है, और इस ब्लड वेसल के अंदर फॉर एग्जांपल दिस इज योर आरबीसी, तो ये आपका आरबीसी है। अच्छा भाई, अब सेकंड कहानी फॉर एग्जांपल ये आपका एल्वुलाई है, और इस एल्वुलाई के पास ये आपकी ब्लड स्ट्रीम है, और ये इसके पास जो है वो आरबीसी है। अब होता क्या है, टिश्यूज कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले ब्लड के अंदर एंटर हुई, ब्लड के अंदर एंटर होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज के अंदर एंटर हो गई, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद था वाटर और एक एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो क्या होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद बना लेते हैं बाइकार्बोनेट। क्लियर है, बाइकार्बोनेट। क्लियर है। अब बाइकार्बोनेट डायरेक्टली नहीं बनता, सबसे पहले बनता है कार्बोनिक एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलकर बना लेते हैं कार्बोनिक एसिड। फिर ये कार्बोनिक एसिड टूट जाता है, किसमें टूटता है, ये बाइकार्बोनेट आइंस और हाइड्रोजन आइंस के अंदर टूट जाता है। अब होता क्या है, ये बाइकार्बोनेट आइंस जो है वो इस आरबीसी से बाहर निकल जाते हैं ब्लड में, और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस आरबीसी के साथ अटैच्ड हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ। फिर क्या करता है, ये ब्लड जब ऊपर पहुंचता है एट द लेवल ऑफ एल्वुलाई, तो ये बाइकार्बोनेट दोबारा से एंटर होता है आरबीसी के अंदर, और आरबीसीज के अंदर जो हाइड्रोजन था हीमोग्लोबिन के साथ वो अलग होता है, ये दोनों आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और ये दोबारा से क्या बना लेते हैं, कार्बोनिक एसिड। फिर कार्बोनिक एसिड टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग, वाटर अलग, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्वुलाई में जाती है और एल्वुलाई से फिर बॉडी से बाहर चली जाती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर रही है, ये मूव कर रही है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आइंस, और 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है हमारे ब्लड के अंदर वो इस बाइकार्बोनेट आइंस की वजह से है। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है कि एज बाइकार्बोनेट आइंस 70% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में जाएगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मौजूदगी में कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बोनिक एसिड टूटेगा, बाइकार्बोनेट आइंस अलग, हाइड्रोजन अलग। फिर ये ब्लड जब दोबारा से लंग्स के पास जाएगा तो बाइकार्बोनेट आइंस और हाइड्रोजन मिलेंगे, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, फिर वो कार्बोनिक एसिड दोबारा टूटेगा वाटर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई से डिफ्यूज आउट कर जाएगी बाहर की तरफ। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो काम टिश्यू के लेवल पे हुआ उसका बिल्कुल अपोजिट काम ऊपर जाके एल्वुलाई के लेवल पे होगा। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे याद रखनी है। फिर बाकी 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी, लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ उस जगह नहीं जहां पे ऑक्सीजन अटैच हुई है, बल्कि ये हीमोग्लोबिन के पास जो अमाइन पार्ट होता है, अमाइन पार्ट वहां पे जाके अटैच होगी। ग्लोबिन जो चेन है, ग्लोबिन क्या, प्रोटीनियस चेन, तो इस ग्लोबिन के पास जो अमाइन वाला पार्ट है, इस अमाइन वाले पार्ट पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड जाके अटैच होती है, तभी हम इसको नाम देते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो ये चीज याद रखनी है, मेन फर्क याद रखना कि हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन आयरन वाला, जो हीम वाला पार्ट है, हीम वाला पार्ट, हीम का जो आयरन वाला पार्ट है, ऑक्सीजन इससे अटैच हो रही है। हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन वाला पार्ट है, जो प्रोटीन वाला पार्ट है, इस ग्लोबिन के पास जो अमाइन वाला पार्ट है, इसके पास जाके कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो रही है, तभी तो उसका नाम क्या है, कार्ब अमाइनो
हीमोग्लोबिन, तो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन और दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बात समझ आ रही है? तो 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच है, 70% जो है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, रिमेनिंग 7% जो है वो प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में होती है। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। ऑक्सीजन की बात करें बच्चों, तो ऑक्सीजन जो है वो 98% तकरीबन ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके मूव कर रही थी, जबकि रिमेनिंग 2% जो है ये प्लाज्मा के जरिए मूव कर रही है। दैट इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में मूव कर रहा है, 23% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड होके कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में मूव कर रहा है, 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा के साथ अटैच फॉर्म में मूव कर रहा है, यानी कि सॉल्युबल फॉर्म में मूव कर रहा है। तो ये इनकी समरी हो गई कि कौन सी गैस कैसे मूव कर रही होती है। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपने अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। क्लियर है? फिर हमने क्या डिस्कस किया अभी कि ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड सेल्स के पास एक प्रोटीन होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाती है, दैट इज कॉल्ड द हीमोग्लोबिन। इसमें आप देख रहे हो हीमो मतलब हीम आयरन वाला पार्ट है और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन वाला पार्ट है। तो ये प्रोटीनियस, ये ऐसा प्रोटीनियस प्रोटीन होती है जो आयरन होता है, तो इट इज अ हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीनियस आयरन। तो ये चीज यहाँ पे याद रखनी है, जो कि आपके ब्लड के अंदर पाई जा रही है। और इसका काम क्या होता है, एक हीमोग्लोबिन 4 कार्बन डाइऑक्साइड 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का आपस में अटैच करवा सकती है। हीमोग्लोबिन के साथ ये जो है दैट इज द मायोग्लोबिन। क्या नाम है इसका? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, एम फॉर मायो, एम फॉर मसल्स। तो ये मसल्स के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करवा रही है, इसका नाम क्या? मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स होती हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। ये 4 ग्लोबिन की चेन्स होती हैं और इनके साथ फिर यहाँ पे हीम ग्रुप अटैच्ड होता है। तो हीमोग्लोबिन एक क्वाटरनरी प्रोटीन की एग्जांपल में आता है। तो ये चीज आपने यहाँ पे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। लास्ट कुछ चीजें इस चैप्टर की जिसमें हमने इसके डिसऑर्डर्स को डिस्कस करना है। इस चैप्टर के अंदर जो जो डिसऑर्डर्स हमारे पास आ रहे हैं, जैसे सबसे पहले आता है राइनाइटिस। देखो आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन। तो राइनाइटिस का मतलब क्या हो जाता है? आपकी जो नेजल कैविटी है ना, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। किसी एलर्जी की वजह से हो गई, किसी वायरस की वजह से हो गई, आपकी जो नेजल कैविटी है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और रनी नोज स्टार्ट हो जाएगी। तो म्यूकस ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट होगा तो आपको नजला हो जाएगा इन शॉर्ट। तो इसको राइनाइटिस का नाम दे रहे होते हैं। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? हम एंटी एलर्जी दवाइयां ले रहे होते हैं ना, एंटी एलर्जी दवाइयां। एंटी एलर्जी क्या करती है? तो जाके म्यूकस की जो ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है ना उसको स्टॉप कर देती है। तो बस एक चीज याद रखना, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल म्यूकोजा, इसको राइनाइटिस का नाम देते हैं। कोल्ड्स हमारे पास वायरस की वजह से होता है। अब इन्फेक्शन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, फेरिंग्स लैरिंग्स वाला, क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है ड्यू टू द वायरस। इसको हम कोल्ड्स का नाम दे रहे होते हैं। कोल्ड्स के 200 से ज्यादा वायरसेस आज तक दुनिया में दरियाफ्त हो चुके हैं, क्लियर है ना? राइनो वायरस, कोरोना वायरस, ये सारे हमारे पास कोल्ड्स के वायरसेस की टाइप्स हैं। बात समझ आ गई? इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब जो आपके पास सिम्टम्स नजर आ रहे हैं उस सिम्टम्स को ट्रीट करने का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो कोल्ड्स ये वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरल इन्फेक्शन है। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। देन वी हैव द निमोनिया। निमोनिया में हमारे पास क्या होता है कि लंग्स के अंदर फ्लूइड भर जाता है, पस की फॉर्मेशन हो जाती है, पस भर जाती है। तो इस कंडीशन को हम निमोनिया का नाम दे रहे होते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड कंसोडाइलेशन ऑफ द लंग्स एल्वुलाई विद द फ्लूइड, पस भर गया है, तो इसको हम क्या नाम दे रहे होंगे? निमोनिया का नाम। ये मोस्टली बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ये नाम याद रखना है, ये बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करवा सकता है। इसके अलावा वायरस भी है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है और हमारे पास फंजाई है, वो भी हमारे पास निमोनिया कॉज करवा सकते हैं। मेन क्या है? बैक्टीरियल है। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। बैक्टीरियल है तो इसको सही करने का तरीका क्या होगा? एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। एम्फीसीमा क्या होता है? ये क्रोनिक कंडीशन है जिसके अंदर आपकी जो एल्वुलाई की वॉल्स है ना वो
डैमेज हो जाती है। क्रोनिक का मतलब लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन होती है जिसके अंदर आपकी एल्वुलर वॉल्स के अंदर जो इलास्टिसिटी है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो लॉस हो जाती है, वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो इसको हम नाम लेते हैं एम्फीसीमा। ये लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है सिगरेट स्मोकिंग के अंदर, या ऐसे लोग जो हमारे पास इंडस्ट्री में काम करते हैं, प्रिवेंशन नहीं करते, प्रिकॉशंस नहीं अपनाते, तो एयर उनकी बॉडी में एंटर होती रहती है लंग्स के अंदर और उनके एल्वुलाई की वॉल्स को डैमेज कर देती है। दिस इज कॉल्ड द एम्फीसीमा। क्लियर है? अच्छा, देन वी हैव द टीबी। टीबी का नाम भी सुना होगा, टीबी ट्यूबरक्लोसिस इसको हम कहते हैं। ये भी एक क्रोनिक कंडीशन होती है जिसके अंदर आपके लंग्स के अंदर पूरा एक इन्फेक्शन हो जाता है, पूरा एक इन्फेक्शन लंग्स के अंदर हो जाता है, एंड दैट इन्फेक्शन इज आल्सो ड्यू टू द बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो नमूनिया, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया वाला इन्फेक्शन था जिसमें नमूनिया हो रहा था, पस की फॉर्मेशन हो रही थी। क्लियर है? टीबी में हमारे पास जो बैक्टीरिया उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो ये चीज आपने अच्छे से इसके बारे में याद रखनी है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी कॉज करवा रहा है। क्लियर है? इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है जिसमें हमारे पास रिफेम्पिन, आइसोनियाजिड, पायरामिजाइड और इथेम्ब्यूटॉल कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, ये आप यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। मेन आपने ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना है। लंग कैंसर, देखो कैंसर का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल या एबनॉर्मल डिवीजन या अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल ना। तो हमारे पास होता है क्या है? डिफरेंट कार्सिनोजेंस, ऐसे सब्सटेंसेस जो कैंसर कॉज करवा सकते हैं। क्लियर है? जैसे सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, रेडॉन गैस की वजह से, रेडिएशंस की वजह से। तो अगर लंग्स के सेल्स एबनॉर्मल हो जाएं और अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट कर दें तो दैट इज नोन एज द लंग कैंसर। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। अगर हमें पता चल जाए कि लंग कैंसर कहाँ पे है तो हम इसको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस पार्ट को रिमूव करके भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी। क्लियर है? तो अब हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था, हमारे पास जो मेन टॉपिक्स है जैसे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स वॉल्यूम, कैपेसिटी और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट, इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया। आप कुछ एमसीक्यूज हैं, इनको सॉल्व करके इस चैप्टर को हमने आज ही कंप्लीट करना है। अच्छा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज लाइन विद अ सीलिएटेड म्यूकस सिक्रीटिंग एपिथेलियम टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। अब देखो सीलिया है और म्यूकस है, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? नेजल कैविटी। क्योंकि हमने पढ़ा था नेजल कैविटी के अंदर क्या था? नेजल कैविटी के अंदर आपके पास सीलिया था, सीलिया के साथ साथ म्यूकस थे जो फिल्टर के तौर पे काम करवा रहे थे। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? नेजल कैविटी इज द राइट आंसर। तो ये चीज आपने यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। आगे कहते हैं द स्मॉल लीव शेप कार्टिलेज दैट एक्ट्स एज अ लिड टू प्रिवेंट फूड एंटरिंग फ्रॉम द लैरिंग्स ड्यूरिंग स्वेलिंग इज कॉल्ड, कह रहे हैं ग्लोटिस के ऊपर जो कार्टिलेज का कैप होता है जो चोकिंग के प्रोसेस से बताता है, तो हमने डाइजेस्टिव वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था, तो इसको हम नाम देते हैं एपिग्लोटिस। ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। Under normal resting condition, the volume of air inspired or expired during a quiet breathing is known as the tidal volume. क्लियर है? तो हमारे पास टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मल ब्रीथिंग में जो भी एयर हम इंस्पायर कर रहे हैं और एक्सपायर कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम। What is the approximate average value of the tidal volume? तो ये भी हम डिस्कस करके आ रहे हैं। 500 ml जो है ये टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू होती है। Which basic lung volume represent the amount of air that always remains inside the lungs and cannot be forcefully exhaled? जो हमेशा लंग्स के अंदर रहेगी, जिसके ऊपर हम जितनी भी जान लगा लें हम उसको फोर्सफुली एक्सहेल नहीं कर सकते। दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम जो हम डिस्कस करके आ रहे हैं, दैट इज 1200 ml। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। आगे चलते हैं, तो आगे क्या आ रहा है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पायरेशन। मतलब मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पायरेशन की, अब मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन की, तो इसमें टाइडल वॉल्यूम भी आ गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गया। तो इसको हम वाइटल कैपेसिटी का नाम देते हैं। हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, वाइटल कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम भी आ जाता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाता है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाता है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं, इजी सा एमसीक्यूज है, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? एल्वुलाई। तो ये भी हम अच्छे से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं।
The vast majority of the oxygen, around 97 to 98%, is transported in the human blood bound to which molecule? कौन से मॉलिक्यूल से बाउंड होके ये हमारे पास मूव करता है बच्चों? 97 to 98 हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी, ये भी हम डिस्कस करके आ रहे हैं। Each hemoglobin molecule contain 4 हीम ग्रुप, 4 आयरन के ग्रुप होते हैं। तो इसका मतलब कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो सकते हैं? कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पूछा हुआ है, तभी इसका आंसर क्या हो गया? 4। अगर ऑक्सीजन के एटम पूछते तभी इसका आंसर क्या होता? 8। ये एमसीक्यू आता है, अक्सर बच्चे जल्दबाजी में इसको गलत करके आते हैं, तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। 4 मॉलिक्यूल 8 एटम्स। The largest percentage of carbon dioxide is transported from the tissue into the lungs in the form of bicarbonate ions। हमने डिस्कस किया था 70% जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में जो है वो मूव कर रही होती है, तो ये चीज आपने यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। आगे मूव करते हैं। द रैपिड हाइड्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोनिक एसिड इनसाइड रेड ब्लड सेल्स इज कैटलाइज्ड बाय व्हिच स्पेसिफिक एंजाइम? तो इस एंजाइम का नाम क्या है बच्चों? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये भी हम डिस्कस करके आ रहे हैं। The primary respiratory centers that control the fundamental automatic rhythmic quiet breathing। तो breathing centers जो है बच्चों वो medulla oblongata में मौजूद होते हैं, तो ये हमारे प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ब्रीथिंग सेंटर्स। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। एन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन एंड द फ्लूइड या पस। देखो बता दिया फ्लूइड या पस है, तो हमने पढ़ा था फ्लूइड या पस जो है वो निमोनिया के अंदर होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द right answer। Which of the following disease involve the permanent breakdown and destruction of alveolar valves? देखो alveolar valves की destruction हो रही है, breakdown हो रही है, तो बच्चों इसको हम नाम देंगे ऑप्शन नंबर डी, that is emphysema। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने बच्चों ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वॉल्यूम। इस चैप्टर के अंदर से जो एमसीक्यूज आ रहे होते हैं वो वॉल्यूम से आते हैं, कैपेसिटी से आते हैं, ट्रांसपोर्ट से आ रहे होते हैं, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे लंग्स की बात की तो वहां से हमारे पास आ रहे होते हैं, और हमने इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।